नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 18 मार्च 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। हेडलाइन देखिए क्या है। ईरान के सिक्योरिटी चीफ थे अली लरिजानी, इनका नाम था। इनको इजराइल ने मार दिया, अटैक में ये मारे गए हैं। इसके अलावा एक और थे जो ईरान के आर्मी के सर्वोच्च पदों में से एक पर थे और उनके भी हत्या हो गई। सुलेमानी सरनेम है उनका। तो ये नाम तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन समझिएगा इस वॉर के घटनाक्रम को, जो वॉर बहुत ही ज़्यादा विस्तारित हो गया है और फंस सा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति चाह रहे हैं, उन्होंने अपने ट्वीट करके कहा कि हॉर्मूज के जल संधि को ओपन कराने का काम हमारा नहीं है, केवल हमारे तो कुछ परसेंट 1 या 2% के करीब में ही तेल यहाँ से आते हैं, लेकिन जिन जिन देशों के यहाँ से तेल ज़्यादा जाता है, जैसे अमेरिका, जैसे भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया, ऐसे देशों को आकर के स्टेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाना चाहिए। अपने अपने वॉरशिप यहाँ पर भेजिए और स्टेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवा लीजिए। लेकिन इनमें से किसी देश ने भी भाव नहीं दिया ट्रंप महोदय को। फिर उन्होंने कहा कि नाटो को हमें मदद करना चाहिए, नाटो को, और नाटो को अटैक करना चाहिए ईरान पर। लेकिन नाटो ने भी कहा कि भाई साहब, शुरू करने से पहले तो आपने हमसे नहीं पूछा, अब आप बीच में फंस गए तो हमें बुला रहे हो, इसलिए हम भी नहीं आएंगे। तो कोई ट्रंप के भोज खाने आ ही नहीं रहा है, अकेले पड़ गए बेचारे और फंस से गए हैं। ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि ये युद्ध तो अब नहीं रुकेगा, अब हम कंप्लीट जब तक जस्टिस को हासिल नहीं करेंगे तब तक हम इस युद्ध को नहीं रोकेंगे। सीज फायर तो हम करेंगे ही नहीं। तो सीज फायर वो आदमी नहीं करना चाहता जिसको युद्ध में बढ़त हासिल होती है। ईरान को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को इस युद्ध से निकलने का मार्ग ही नहीं मिल पा रहा है। मार्ग कैसे मिल सकता है? अमेरिकी के राष्ट्रपति जो हैं एक तरफा जीत की घोषणा कर दें, एक तरफा जीत की घोषणा कर दें और यहाँ से निकल के चले जाएं, या फिर इजराइल एंड अमेरिका के द्वारा ईरान को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए जिसको अपनी जीत के तर्ज पर वो दिखा सकें और यहाँ से निकल के जाएं। युद्ध का माहौल ऐसा हो गया है कि जिसमें उनको कोई बड़ी जीत दिख ही नहीं रही है। युद्ध ऐसा हो गया है कि ईरान जो है अपने 60% मिसाइल अरेबियन कंट्रीज़ पर छोड़ता है, जिसमें यूएई सबसे प्रमुख है। सबसे नज़दीक और सबसे ज़्यादा टारगेट यूएई को ही किया गया है। इजराइल के ऊपर तो 40% ही मिसाइल दागे जा रहे ईरान के द्वारा। मैक्सिमम जो है वो अरेबियन देशों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये इन्होंने बयान दिया था। हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, उसने एक बहुत ही कायराना और जिसके लिए वो जाना जाता है नीच हरकतें, गलीच जो पने हैं, वही हरकतें की है उसने। पाक स्ट्राइक ऑन काबुल हॉस्पिटल, दरअसल में रिहैब सेंटर था वो। ड्रग एडिक्ट, नशा के एडिक्ट जो लोग होते हैं उनका रिहैब सेंटर था वो। उस पर उसने रात में एयर स्ट्राइक कर दिया। भारत के सामने तो नहीं चलती है उनकी। अफ़गानिस्तान जिसके पास एयरफोर्स तक नहीं है, एक रेगुलर आर्मी तक नहीं है, गुरिल्ला फोर्सेज हैं तालिबान के पास, उसके ऊपर स्ट्राइक करके ऑपरेशंस कर रहे हैं ये। तो भारत ने इसको कंडेम किया है। 400 सामान्य सिविलियन मारे गए हैं जो इलाज करवा रहे थे, अपना रिहैब सेंटर में थे, ड्रग एडिक्ट थे, जो वहाँ पर इन चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे थे ताकि बेहतर जीवन जिएं। लेकिन इस प्रकार के स्ट्राइक में 400 लोगों का मारे जाना, और आपने देश में भी देखा होगा कि सब चुप हो जाते हैं। ख़ास तौर से लेफ़्ट मीडिया जो है वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। आपने देखा होगा कि पैलेस्टाइन में जब बच्चे मारे जाते हैं तो बहुत सारी आवाज़ें उठती हैं, उठनी भी चाहिए। लेकिन इस तरह के इशूज़ को आप कभी भी हाईलाइट करके मीडिया में नहीं देखेंगे कि कोई कंडेम कर रहा है बड़े स्तर पर। तो भारत ने कंडेम ज़रूर किया है। तो ये एक बड़ा सा न्यूज़ है जो रीजनल रूप से हमारे लिए टेंशन बन सकता है अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में और भी ज़्यादा इस संघर्ष का विस्तार हो जाता है। तो एनआईए को बहुत बड़ी सफलता मिली जब उसने मिजोरम से 6 यूक्रेनियन और एक अमेरिकन नागरिक को गिरफ्तार किया, और ये सब के सब स्पाई हैं। माना जा रहा है कि इनको CIA के द्वारा यहाँ पर लाया गया था। ये इंसर्जेंट जो ग्रुप होते हैं कई सारे, उनको ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग दे रहे थे। यूरोप से बड़े स्तर की फंडिंग हो रही थी, यूरोप से ढेर सारे ड्रोन आ रहे थे ताकि भारत के कुछ हिस्सों को हमेशा के लिए ही परेशान किया जाए, वहाँ पर इंसर्जेंसी को बढ़ावा दिया जाए।
मणिपुर के लोग 2 सालों से बोल रहे हैं कि ये जो मणिपुर में इतनी वायलेंस हो रहा है इसमें बाहरी हाथ है, लेकिन मीडिया में कभी भी इसको रिपोर्ट ढंग से नहीं किया जाता है। इनका ये भी मकसद था कि क्रिश्चियन स्टेट बनाया जाए जिसमें चिटगांव, मिजोरम और मणिपुर जैसे इलाकों को जोड़ करके एक क्रिश्चियन स्टेट बनाया जाए आने वाले समय में। लेकिन कल एनआईए ने इनको पकड़ा है और ये टेररिस्ट ही इनको माना जाना चाहिए। देखिए आगे क्या सब इसमें होता है। शुरू करेंगे आज के पहले टॉपिक से जो WTO से संबंधित है। देखिए क्या है पहला टॉपिक आज। दरअसल में कैमरून में यूएस और कैमरून में WTO की बैठक होने वाली है। एक चीज़ और बता दो तो अचीवर ग्रुप के लिए जिन्हें जुड़ना हो ज़रूर ही मैसेज करें मुझे टेलीग्राम व्हाट्सएप पर, आपको ऐड कर दूंगा। डेली प्रैक्टिस होता है। अब तो मार्च 18 हो गया गुरु, अब तो प्रीलिम की ओर आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। प्रैक्टिस 1 घंटा बस ही करें अभी से, इतना तो मैं आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगा। SI का एग्ज़ाम हो गया है, फिर आप AEDO में लगेंगे, फिर आप BPSC में लगेंगे तो थोड़ा समय बढ़ जाएगा आपका। ई ट्रांसमिशन ड्यूटी US सिक परमानेंट कर्ब्स, इंडिया अपोज। मतलब ई ट्रांसमिशन ड्यूटी को लेकर के यूनाइटेड स्टेट चाह रहा है कि इसको परमानेंटली तौर पर हटा ही दिया जाए। जो हर 2 साल में हम लोग इस पर फैसला लेते हैं उसको हटा ही दिया जाए। समझते हैं, पहले मुद्दे को समझते हैं। कैमरून कहाँ पर है कैमरून। मैपिंग इतनी शानदार होनी चाहिए आप सभी की कि एक बार में नज़र जाना चाहिए कैमरून कहाँ पर है। ये इस तरह का मैप है किसका, तो अफ्रीका का है ना। बहुत ख़राब मैप बनाया है मैंने। तो यहाँ पर है नाइजीरिया और यहीं पर है कैमरून। नाइजीरिया के कैमरून से सीमा लगती थी। ये जो रीजन आपको दिखता है यहीं पर कौन सा देश है, कैमरून है। तो उसी कैमरून में WTO की 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन होने वाला है। इसको MC14 कहा जाता है। WTO MC14 का आयोजन कैमरून में होने वाला है। कैमरून कहाँ है, इसका कैपिटल क्या है, अगर आप मुझे थोड़ा सा बता देंगे तो सही रहेगा। आगामी 14वें विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ई ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क से जुड़े हुए एक अमेरिकी प्रस्ताव का कड़ा विरोध करने वाला है। ई ट्रांसमिशन को लेकर के ई ट्रांसमिशन पर मोरेटोरियम क्या है प्रस्ताव, वर्तमान में स्टेटस को क्या है, वर्तमान सिचुएशन क्या है, क्या इस पर कोई ड्यूटी लगता है, क्या ई ट्रांसमिशन होता क्या है। ठीक समझेंगे बिल्कुल आसान शब्दों में। 1998 ईस्वी, आप में से बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ में होगा ये। WTO के सदस्य देशों ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित होने वाले उत्पाद लाइक सॉफ्टवेयर, ई बुक्स से पढ़ते कौन लोग हैं, संगीत, फिल्में आदि पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाने पर सहमति व्यक्त की गई थी, जिसको मोरेटोरियम, रोक या स्थगन, कानूनी भाषा का शब्द है इसलिए मोरेटोरियम कह देते हैं, रोक या स्थगन के लिए 1998 में मंजूरी दे दी गई थी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित किसी भी सामग्री पर कस्टम ड्यूटी जो है यह नहीं लगाया जाएगा। क्लियर। कब हुआ था, 1998 में। अमेरिका चाह रहा है कि ये जो नहीं लगाने का प्रस्ताव है ये परमानेंट तरीके से ही हो जाए, क्योंकि वर्तमान में क्या हो रहा है, तो वर्तमान में तब से हर 2 साल में इस समझौते को रिन्यू किया जाता है। हर 2 साल पर इसको रिन्यू किया जाता है कि भाई नहीं लगाया जाएगा। लेकिन भारत चाह रहा है कि परमानेंट रूप से नहीं लगाने का जो फैसला ये ना हो और इस पर लगाया जाए अब कस्टम ड्यूटी, क्योंकि बिग टेक कंपनियां जो है अमेरिका की, जो अमेजॉन है, उसके बाद से एप्पल है, गूगल है, मेटा है, ये सब बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं बिग टेक इनको कहा जाता है, इनको सारा बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए अमेरिका चाह रहा है कि कभी भी ये ड्यूटी ना लगाया जाए, जबकि भारत क्या चाह रहा है, भारत चाह रहा है कि ये ड्यूटी लगाया जाए। चीन क्या चाह रहा है तो उसे भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अमेरिका इस रोक को हमेशा के लिए स्थायी बनाना चाहता है। भारत का पक्ष और कड़ा विरोध, राजस्व का भारी नुकसान होता है। भारत सरकार ने कहा इस रोक के कारण भारत को हर साल लगभग में $1 बिलियन, $1 अरब के टैक्स राजस्व का नुकसान होता है।
क्योंकि भारत जैसे विकासशील देश डिजिटल उत्पादों के शुद्ध आयातक हैं, नेट इंपोर्टर हैं। हम बहुत सारे डिजिटल उत्पाद जो होते हैं बंधुओं, उसको इंपोर्ट करते हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि इस पर ड्यूटी लगाई जाए। ठीक। विकसित देशों को अनुचित लाभ मिलता है। बिग टेक कंपनियां जो हैं, ई कॉमर्स की हो गई या फिर डेटा के क्षेत्र की हो गई, सोशल मीडिया जाइंट्स हो गए, ये सब के सब जो हैं ये सब बड़े विकसित देशों में हैं, जिसके कारण से उन्हें तो बेनिफिट हो रहा है और हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। नीतिगत स्तर पर क्या है? पॉलिसी स्पेस की रक्षा। भारत अपने घरेलू औद्योगिकरण को बढ़ावा देने और भविष्य अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था पर टैक्स लगाने के लिए अपनी नीतिगत स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है। इसके कारण से भी भारत विरोध कर रहा है। अमेरिका और चीन का क्या तर्क है? अमेरिका का तर्क है कि टैक्स ड्यूटी लगाने से डिजिटल डिवाइड को कम करने के प्रयासों को धक्का लगेगा, व्यापार और प्रशासनिक बोझ बढ़ सकता है, ये अमेरिका ने कहा है। इसलिए अस्थायी मॉरिटोरियम से डिजिटल अर्थव्यवस्था में स्टेबिलिटी एंड पूर्वानुमान जो है यह आएगा, ऐसा कहा जा रहा है अमेरिका के द्वारा। चीन ने क्या कहा है? चीन के दिलचस्प बात है कि चीन ने इस मुद्दे पर अमेरिका का समर्थन किया है। चीन का कहना है कि यह रोक विकास और एमएसएमई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए चीन भी कह रहा है कि इस प्रकार की कोई ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए और इसको परमानेंट ही कर देना चाहिए कि ड्यूटी नहीं लगेगा। हर 2 साल पर जो रिन्यू किया जाता है, रिन्यू करने का झंझट ही खत्म। इशू समझ में आ गया होगा आपको, मुद्दा क्या है। डिजिटल व्यापार और एआई का बढ़ता प्रभाव। डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर डिजिटल सेवाओं का निर्यात $5 ट्रिलियन को पार कर गया है। इसके अतिरिक्त एआई जनरेटेड उत्पाद के तेज़ी से बाजार में आने के कारण से भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गया है और अगर हम इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे तो हमारे लिए यह चुनौती उत्पन्न हो जाएगा। तो इसके कारण से भारत सरकार ने कहा है ई ट्रांसमिशन ड्यूटी पर रोक, भारत को क्या इससे नुकसान होता है? सवाल आपसे ये पूछा जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा ई ट्रांसमिशन ड्यूटी क्या है, भारत के संदर्भ में इसकी चर्चा करें। ठीक, आप फिर वहाँ पर बताएंगे। छोटा सा प्रीलिम फैक्ट पूछेगा कि 14वां जो मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस है डब्ल्यूटीओ का कहाँ पर हो रहा है? कैमरून में हो रहा है। 13वां कहाँ पर हुआ था? थोड़ा सा मेहनत करिए, मुझे बताइए ज़रा सर्च करके। भारत डिजिटल उत्पाद जैसे सॉफ्टवेयर, ई बुक्स, स्ट्रीमिंग मीडिया, वीडियो गेम्स का एक बहुत बड़ा शुद्ध आयातक है। और होता क्या है, डब्ल्यूटीओ की इस ड्यूटी फ्री कर मुक्त व्यवस्था के कारण भारत को हर साल लगभग में $1 बिलियन का संभावित राजस्व नुकसान होता है। सेकेंड कारण है विकसित देशों को एक तरफा फायदा होता है। तीसरा कारण है घरेलू उद्योगों को नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, निगेटिव इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। नीतिगत संप्रभुता जो है वो छीन जाती है। इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एआई का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण से भारत सरकार इस पर रोक लगाना चाह रही है। यही सब यहाँ पर भी लिखा गया है, ये रिपीट हो गया है, इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब विश्व व्यापार संगठन जो है उसका मंत्री स्तरीय सम्मेलन की ज़रा सा चर्चा कर लेते हैं कि क्या होता है। दरअसल मंत्री स्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च, सबसे हाई, सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली निकाय है, संस्था है, बॉडी है, जिसको कहा जाता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है बाय डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ से अभी एग्जामिनेशन डीएसओ मेंस जनवरी में हुआ है बंधुओं, तो उसमें सवाल पूछा गया है, तो कृपया उसका ध्यान रखें। वो पूछा गया है तो आपसे ही पूछा जा सकता है। प्रीलिम में भी पूछा गया है। एएसओ मेंस के प्रीलिम एग्ज़ाम में एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ये मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं, वहाँ से सवाल पूछा गया है, तो आपसे ही पूछा जा सकता है। देखिए क्या है, इसमें डब्ल्यूटीओ के सभी 166 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। आमतौर पर यह प्रतिनिधि सदस्य देश के वाणिज्य या व्यापार मंत्री होते हैं। बैठक की आवृत्ति 1994 के मराकेश समझौते, जिसने डब्ल्यूटीओ की स्थापना की, के अनुसार इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन की बैठक हर 2 साल में कम से कम एक बार आयोजित की जाती है। हर 2 वर्ष में एक बार, ये भी आपको याद रखना है। आपसे स्टेटमेंट देगा कि डब्ल्यूटीओ के मंत्री स्तरीय सम्मेलन की बैठक वर्ष में एक बार आयोजित करवाना अनिवार्य है। ठीक, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि 2 वर्षों में एक बार यह आयोजित किया जाता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, अधिकार और कार्य क्या क्या है इनके। तो इस निकाय के पास किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत सभी व्यापारिक मामलों पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार इसी के पास है।
नए देशों को WTO में शामिल करना, वैश्विक व्यापार नियम बदलाव करना या किसी देश को व्यापारिक छूट देना इसी सम्मेलन का अधिकार क्षेत्र में आता है। इसको जरूर याद रखें। निर्णय लेने की प्रक्रिया WTO की सबसे बड़ी जो खासियत है और वर्तमान में इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी बन गई है कि इसमें कोई भी निर्णय बहुमत से नहीं लिया जाता, बल्कि आम सहमति से लिया जाता है, सबकी सहमति से लिया जाता है। और इसी सहमति का जो फैसला है वो इसको कहीं ना कहीं मजबूत भी बनाता है। किसी एक देश के लिए सारे फैसले हो जाएं ऐसा नहीं बनने देता है। जैसे UNSC में है 5 गो मेंबर बैठे हुए हैं, वैसा नहीं है। UNSC से ही सीख लेकर के इसको बनाया गया था। लेकिन ये चुनौती भी उत्पन्न हो जाता है, कोई ना कोई एक देश अरंगा लगा ही देता है किसी भी फैसले को लेकर के। तो ये क्या है, आम सहमति जो है यह इसकी ताकत भी है और आज के दौर में यह एक चुनौती भी बन गया है। इसका सीधा अर्थ है कि 166 देशों में से एक भी छोटा देश किसी प्रस्ताव का विरोध करता है, वीटो का प्रयोग करता है, तो यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज भी है कि छोटे से छोटे देश और बड़े से बड़े देश सब समान होंगे। और इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि इसके फैसले लेने में जनरली दिक्कतें आती है। मंत्री स्तरीय विकासशील देश, विशेषकर भारत की प्रमुख चिंताएं क्या क्या हैं। अब विकासशील देशों की मिनिस्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंस होता है या WTO की कॉन्फ्रेंस होता है, उसको लेकर के कौन कौन से मेजर उनकी चिंताएं हैं, तो इसको जरा देखते हैं। कंसर्न को कृषि सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता है। भारत अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसानों के लिए MSP को सुरक्षित रखने के लिए WTO में पीस क्लॉज एक अस्थायी कानूनी समाधान चाहता है। ई-कॉमर्स मॉरिटोरियम, जैसे कि अभी हमने पढ़ा ऊपर में, ट्रांसमिशन और ई-कॉमर्स को लेकर के जो छूट दी जाती है उससे भी हमें चुनौतियां मिलती है। अपीलीय निकाय की बहाली, अमेरिका द्वारा नए न्यायाधीशों की नियुक्ति पर रोक के कारण WTO का विवाद समाधान तंत्र 2019 से ठप पड़ा हुआ है। ठीक, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। 13वां सम्मेलन आबू धाबी में 2024 में आयोजित किया गया था, ये भी बता दिया मैंने आपको। 14वां जो है अफ्रीका के देश कैमरून में आयोजित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि LPG क्राइसिस के कारण से सरकार ने कहा है, भारत सरकार ने राज्यों को कहा है कि फास्ट ट्रैक मतलब जल्दी से जल्दी आप पाइप गैस प्रोजेक्ट जो है उसे पूरा करें। बहुत दिनों से सरकार बोल रही थी, लोगों को भी बोला है कि अगर आपके शहरों तक, आपके मोहल्ले तक अगर पाइप गैस पहुंचा है तो आप LPG को छोड़ें, पाइप गैस को अपनाएं। लेकिन लोग मान रहे थे, राज्य सरकारों को कहा जा रहा था कि भाई अपनाओ अपनाओ, लेकिन नहीं मान रहे थे। अब हमें क्राइसिस देखने को मिल रहा है। दिल्ली का मशहूर सीताराम छोले भटूरे भी बंद हो गया LPG क्राइसिस के कारण, जो कभी बंद नहीं होता है। इतना फेमस है वो, आपको पता है। एंड इंडियन एक्सप्रेस ने न्यूज़ बनाया है, इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी छोले भटूरे तो खाते ही होंगे। देखिए, LPG संकट के बीच PNG पाइप्ड गैस परियोजना को तेज़ करने का सरकारी निर्देश दिया गया है। देखिए, मैंने आपको समझाया था CNG, PNG, LNG। NG का मतलब होता है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस होता है। C का मतलब होता है कंप्रेस्ड, P का मतलब होता है पाइपलाइन के थ्रू, और L का मतलब होता है लिक्विड। जब हम टेम्परेचर ठंडा करके बिल्कुल ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए लिक्विड बना देते हैं तो LNG हो जाता है। जब गाड़ियों में उपयोग करते हैं बहुत ही हाई प्रेशर के सिलेंडर का, क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए हमें ईंधन अच्छी प्रेशर के साथ चाहिए होता है, तो हम वहाँ पर CNG उपयोग करते हैं, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और घरों में जो आपके नेचुरल गैस आता है उसका प्रेशर बहुत कम होता है। यानी कि अगर आप घर में पाइपलाइन वाले नेचुरल गैस का कनेक्शन लेंगे ना, तो आपको अपने चूल्हे को कस्टमाइज़ करवाना पड़ता है ताकि फ़्लो है वो ज़्यादा आए, तभी जाके आप खाना बना पाते हैं। नहीं तो LPG का फ़्लो तो बहुत ज़्यादा आता है, उसके तुलना में PNG का फ़्लो जो होता है यह कम होता है, प्रेशर बहुत ही कम होता है, इसलिए सुरक्षित माना जाता है। तो ये तो आपको पता होगा। इन सब से बिल्कुल ही अलग है एक हमारा LPG, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, उप उत्पाद के रूप में हमें मिलता है। और इसमें ब्यूटेन होता है मुख्य रूप से। बाकी तो नेचुरल गैस हैं। ज़रा ध्यान से देखिए कि भारत सरकार ने क्या कहा है।
पश्चिम एशिया में संकट के कारण से भारत सरकार ने कहा है कि एलपीजी के क्राइसिस उत्पन्न हो रहा है, एलपीजी के सप्लाई निर्बाध रूप से नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे जहाज़ आ भी जाएं तो कतर ने प्रोडक्शन क्या कर रखा है, अपना बंद कर रखा है। सऊदी अरब के प्रोडक्शन प्रभावित हुए हैं, अरामको का, यूएई का प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है, ओमान का प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है। वो जो है ना ईरान का कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो उसने अमेरिका को कम नुकसान पहुंचाया। अमेरिका के सहयोगी जितने थे उनको इतना बम मारा है उसने, इतना बम मारा है कि पूरे दुनिया की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाया है। तो इस कारण से अगर प्रोडक्शन चालू होने में महीने भर का समय लगता है तो क्राइसिस यहाँ पर और भी ज़्यादा विस्तारित हो सकती है। भारत अपनी एलपीजी ज़रूरतों का 60% आयात करता है। इस आयात का 90% हिस्सा इसी जलडमरू मध्य से आता है। इसका सीधा अर्थ है कि भारत की एलपीजी खपत का 55% वर्तमान में अनुपलब्ध है, या तो प्रोडक्शन ही बंद हो रखा है वहाँ पर। बाकी हम नाइजीरिया से भी लेते हैं और भी कुछ कुछ देशों से हम लेते हैं, लेकिन दरअसल में ये जो आपको दिखता है ना कि समुद्र में यही है, जैसे आप समझते होंगे जैसे लैंड पर रेलगाड़ियाँ झट से पहुँच जाती हैं एक दिन में कहीं से कहीं, वैसा समुद्र में नहीं होता है। रूस से तेल आने में महीने भर का समय लगता है कम से कम जहाज़ों को, बहुत दूर है ना, तो पानी पर जहाज़ तो बहुत धीमे चलते हैं, ऊपर से बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, तो 25 से 28 दिन रूस से आने में लगते हैं। इसी प्रकार से नाइजीरिया से भी आने में बहुत समय लगेंगे, कतर से भी आने में काफ़ी समय लगती है। सबसे कम समय जो लगता था वो यूएई सऊदी अरब से ही लगता था, लेकिन वो मार्ग भी आजकल युद्ध में बाधित हुआ पड़ा है। संकट से निपटने केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिख करके यानी कि आदेश जारी किया है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी तेजी लाने को कहा गया है। राज्यों से लंबित आवेदन के लिए डीम्ड अनुमति देने और नए आवेदन को 24 घंटे के भीतर मंजूरी देने का आग्रह किया गया है, ताकि जल्दी से जल्दी जिनके घर में पाइप नेचुरल गैस नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ा जा सके। पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क बहाली शुल्क और अनुमति शुल्क पर पूर्ण छूट तथा कार्य करने के घंटों में ढील देने की बात की गई है। वर्कर से भी आप कार्य करने के घंटे को, आवर को बढ़ाएं, और उसमें शुल्क भी दे दिया गया, छूट भी दे दिया गया है। यानी कि सरकार लाख कहे कि कोई क्राइसिस नहीं है, लेकिन सरकार की तैयारी देखकर तो लग रहा है कि सरकार लंबे टर्म का प्लान कर रही है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि यह विस्तारित हो सकता है। यह क्राइसिस के जो डेज़ हैं ये बढ़ सकते हैं। पीएनजी का स्थानांतरण और विकल्प, सरकार ने घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से अपील की है कि एलपीजी आपूर्ति पर दबाव कम करने के लिए जहां भी संभव हो पीएनजी कनेक्शन अपनाया जाए। वर्तमान में भारत में 33.3 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, जबकि पीएनजी के मात्र 1.5 करोड़ ही कनेक्शन है। हालांकि 60 लाख घर पहले से ही पीएनजी नेटवर्क के दायरे में हैं। तुरंत इस पर स्विच उन्हें करना चाहिए। यानी कि जैसे सोसाइटी वगैरह में पीएनजी के पाइपलाइन बिछे होते हैं, लेकिन लोग फिर भी एलपीजी का उपयोग करते हैं, तो उन्हें कहा गया कि जब आपके घर के बगल तक पाइपलाइन है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कनेक्शन लें और जल्दी से इसको अपने घरों में अपनाएं। अब ज़रा ये तो छोटा सा न्यूज़ हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया। इसके अलावा सरकार इंडक्शन कुकटॉप, तो ये मैंने पढ़ा भी दिया कल आपको। कल मैंने मेंस वाले दोनों ग्रुप में 71 में भी और 72 में भी दोनों जगह ये सवाल भी मैंने लिखने को दे दिया कि इंडक्शन क्या होता है, भारत में इसका उपयोग वैकल्पिक तौर पर हो, इसका विश्लेषण कीजिए। तो ये भी आपसे मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। भारत में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और सरकारी पहलें क्या क्या हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का मतलब होता है शहरों में घरों तक पाइप के जरिए गैस पहुंचाना। जैसे पाइप के जरिए जल पहुंचता है घरों तक, वैसे ही पाइप के जरिए गैस पहुंचाने का यह कार्यक्रम है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन घरों, उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पाइप के माध्यम से प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस की बात हो रही है, नॉट की एलपीजी, ये याद रखिएगा। परिवहन के लिए वाहनों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने वाला एक बुनियादी ढांचा है। एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के निर्माण की बात की गई थी। भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी विजन है जिसका उद्देश्य पूरे देश को एक निर्बाध राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ना है, ये इसमें कहा गया था। लेकिन हम जब सोचते हैं ना कि एक राष्ट्र एक पाइपलाइन, एक राष्ट्र एक फलाना ठिकाना, तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज भी है। जस्ट इमेजिन कि हमने नेचुरल गैस नेटवर्क से पूरे देश को जोड़ दिया और हमने मैक्सिमम निर्भरता हमने नेचुरल गैस की ओर शिफ्ट कर दिया। कल कोई भी ऐसा क्राइसिस उत्पन्न हो जहां पर नेचुरल गैस जो हैं उनके सप्लाई में बाधा उत्पन्न हो जाए, तब हम क्या करेंगे?
यानी कि एक चीज़ पर हम अपनी डिपेंडेंसी को दूसरे चीज़ पर कंप्लीट डिपेंडेंसी बना रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा कि बटा हुआ हो, आधा इस पर हो आधा इस पर हो, सुरक्षित होता है। हर चीज़ के साथ एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड, एक राष्ट्र एक ये वो सही नहीं बैठ पाता है। समझ में आया आपको मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था? तो वो चीज़ यहाँ पर चैलेंज के रूप में आप लिख सकते हैं। इसके तहत वर्तमान गैस पाइपलाइन नेटवर्क को लगभग 33,500 किलोमीटर तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि देश के हर कोने में पर्यावरण के अनुकूल गैस जो है वो पहुंच सके। और इसका पर्यावरणीय लाभ क्या होगा? इसका पर्यावरणीय लाभ ये होगा कि हमारे देश में जो चूल्हों के कारण से, एलपीजी के कारण से थोड़ा बहुत भी एमिशन होता है उसे हम कम कर पाएंगे। पेट्रोल के कारण से, डीजल के कारण से एमिशन होता है उसको हम कम कर पाएंगे। ये देखिए मैप है, ये भारत का पूर्वी भारत का इलाका है। इसमें बिहार दिखेगा, उत्तर प्रदेश आपको दिखेगा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का एरिया दिखेगा। इसको कहा जाता है ऊर्जा गंगा परियोजना, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिसमें ये गुवाहाटी आपको दिख रहा है, ये बिहार आपको दिख रहा होगा, ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर आपको दिखेगा झारखंड और अलग अलग इलाके आपको दिख रहे हैं। इसको विस्तारित करना था उत्तर प्रदेश तक और भी बाकी जगहों पर तक इसको विस्तारित करना था। जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन JHBDPL परियोजना को ही ऊर्जा गंगा कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के पूर्वी राज्य विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार अपना, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गैस ग्रिड का विस्तार करना है। इसको क्या नाम दिया गया था? ऊर्जा गंगा, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना। बीपीएल इसमें क्या है? इसमें देखिए एक चीज़, ये इरेलेवेंट लाइन जुड़ गया है, लेकिन इसमें पता है क्या है? यह बरौनी जैसे बंद पड़े उर्वरक कारखानों को पुनर्जीवित कर रहा है। राज्यों के कई जिलों में घरेलू पीएनजी पहुंचा रहा है। इसको विस्तारित नहीं किया गया। ये बहुत ही शानदार परियोजना है। बिहार के गांव-गांव तक, झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में सभी जगहों तक यह घर तक पाइप गैस पहुंचाने के लिए बहुत ही शानदार स्कीम है, जो आज नहीं लाया गया, काफ़ी पहले लाया। मोदी जी के दूसरे टर्म के शुरुआत में ही लाया गया था, लेकिन इस पर कुछ खास काम नहीं किया गया। पेपर पर बहुत अच्छी योजना दिखती है। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि यहाँ पर आपको दिखेगा उड़ीसा के तटीय जगह, यहाँ से इसे सप्लाई किया जाना था। हम समुद्र के जरिए यहाँ पर गैस लाते और यहाँ से इसे सप्लाई किया जाना था, ताकि पूरे पूर्वी भारत में ही सही प्रकार से सप्लाई हो सके। लेकिन यह योजना उतनी आगे नहीं बढ़ पाई जितना इसको बढ़ना चाहिए था। SATAT योजना, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। इस योजना के तहत कृषि अपशिष्ट, गोबर, नगर निगम के कचरे, संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार इसे स्वदेशी CBG को सीधे CGD नेटवर्क पाइपलाइन में लाने की योजना पर काम कर रही है, लेकिन काम ही कर रही है। हम भारत के लोगों की एक बहुत बड़ी खासियत है। क्या खासियत है? कि जब तक हमारे ऊपर कोई चीज़ नाक तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हम उस क्राइसिस के बारे में विचार ही नहीं करते हैं। हम पहले से तैयारी नहीं करते किसी चीज़ की, हम पीछे से तैयारी करना, जब वो क्राइसिस हमारे सामने आ जाता है तब हम उसकी तैयारी करते हैं। 140 करोड़ के देश में कोविड के दौरान आपने देखा होगा ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। 140 मतलब इसका क्या तात्पर्य हुआ कि हमने अपने हेल्थ सिस्टम को 140 करोड़ के हिसाब से नहीं बनाया है। वर्तमान वॉर को देखें तो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो डिसीजन मेकर्स बैठे हुए बड़े बड़े, वो इस युद्ध को भांप नहीं पाए, वो इस क्राइसिस को प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, वो इस क्राइसिस को, आने वाले क्राइसिस को समझ नहीं पाए। तो इफ़ यू आर इन ए रोल, तो आपको इतना समझ में आना चाहिए, इतनी आपकी सोच विस्तारित होनी चाहिए कि क्या आने वाला है। कोई चीज़ आ चुका है उसके बाद तो हर कोई फैसला लेता है। दुनिया में सबसे बड़ा तेल रिजर्व किसके पास में है? जापान के पास में है। ठीक है, तो ये हम नहीं कर पाते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। जैसे जब वायुसेना के लगभग सारे विमान ख़राब हो गए या पुराने हो गए, अब जाके हमने 100 से ज़्यादा राफेल ऑर्डर किया है, जो हमें ऑर्डर करना चाहिए था 2015 में।
तो ये हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। अब वो डिलीवर होते होते 10-15 सालों का समय जाएगा, तब तक नई पीढ़ी के सामान आ जाएंगे मार्केट में। तो इसी प्रकार से ये सब योजनाएं जो हैं, इस पर काम किया जा रहा है, सरकार कर रही है, इसी में लटका हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेंटर लुक्स एम्पावर मोर मिनिस्ट्रीज टू ब्लॉक सोशल मीडिया कंटेंट। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं। ये पहले जो था इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री के पास में ही अधिकार था सोशल मीडिया कंटेंट को ब्लॉक करने का, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि भाई हम अकेले ब्लॉक नहीं कर पा रहे, आओ सब मिल कर के ब्लॉक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ख़राब कंटेंट बन रहे हैं, तो इसलिए सब मिल कर के ब्लॉक करेंगे। तो इसलिए अलग अलग मंत्रालयों को भी अधिकार दिया जा रहा है। केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत सोशल मीडिया ब्लॉक करने का अधिकार अन्य प्रमुख मंत्रालयों को देने पर विचार कर रही है। वर्तमान सामग्री ब्लॉक करने का अधिकार केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास में है, लेकिन अब नए प्रस्ताव में यह गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इन सभी को यह आदेश दिया गया है, सबको दिया जाएगा। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो थे वही ब्लॉक करते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें भी करना, भाई मज़ा आ रहा है ब्लॉक करने में, तो इन्होंने बोला ठीक है ले लो। तो गृह मंत्रालय, अमित शाह जी भी ये ब्लॉक करेंगे, विदेश मंत्रालय, लेजर वाले जो अंकल हैं वो भी करेंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह जी जो हैं वो भी अब ब्लॉक करेंगे। तो ये सब अलग अलग मंत्रालय हैं, ये भी करेंगे। लेकिन अब ऑन ए सीरियस नोट समझते हैं कि इशू क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ये सब मांग कर रहे हैं। सामग्री ब्लॉक करने के वर्तमान 2 तंत्र हैं। आईटी एक्ट की धारा 69A है। यह धारा सरकार को देश की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के हित में जानकारी को ब्लॉक करने का अधिकार देती है। अभी तक विभिन्न मंत्रालय के नोडल अधिकारी सामग्री एकत्र करके आईटी मिनिस्ट्री को भेजते थे, और वो फिर क्या होगा, आईटी मिनिस्ट्री फिर फाइनल ऑर्डर जारी करके ब्लॉक कर देती थी। एक और है आईटी एक्ट की धारा 79(3) भी। इसके तहत विभिन्न मंत्रालय सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब को ब्लॉकिंग आदेश का जारी करते थे। यह आमतौर पर गृह मंत्रालय के नेतृत्व वाला सहयोग पोर्टल के माध्यम से किया जाता था, और इसके जरिए क्या होता है, तो इसके जरिए ब्लॉक किया जाता था। आदेश बदलाव की आवश्यकता क्यों? आईटी मंत्रालय बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, ये बोल रहे कि हम अकेले नहीं कर पा रहे हैं, सब लोग आओ मिल करके करेंगे। हाँ, यही मुद्दा है। दरअसल में आज के ज़माने में सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के कारण से और एआई के बढ़ते चलन के कारण से बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश की रक्षा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट बनाए जाते हैं। तो केवल आईटी मिनिस्ट्री से हैंडल करे ये सही नहीं है। गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ इशू गृह मंत्रालय करे, फॉरेन अफेयर्स से जुड़ा हुआ इशू फॉरेन अफेयर्स वाले फॉरेन मिनिस्ट्री करे, और इस तरह के इसमें आदेश जारी किए गए। रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए चीज़ों को रक्षा मंत्रालय ब्लॉक कर सकती है, ये इसमें कहा जा रहा है। देखिए क्या है, एआई जनित भ्रामक सामग्री बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। कठोर समय सीमा, सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया कंपनियों की सामग्री को 24 से 36 घंटे से कम करके 2 से 3 घंटे के लिए टाइम दिया है कि 2 से 3 घंटे में आपको ब्लॉक करके हटाना है। इसके कारण से सरकार को चाहिए। सेबी और वित्तीय प्रभाव, इस अधिकार का दायरा बढ़ाकर के भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड और जैसे नियामकों तक भी किया जा सकता है, ताकि वो टेक कंपनियों को सीधे आदेश जारी करें, और इससे क्या हो, जल्दी से जल्दी इस प्रकार की सामग्री को ब्लॉक किया जाए। प्रमुख चिंताएं क्या हैं? नियामकों के बढ़ते दबाव के कारण सोशल मीडिया की कंपनियां अपने अनुपालन तंत्र को सख्त कर सकती हैं, और इससे कहीं न कहीं सरकार इसका दुरुपयोग भी कर सकती है। ये तो कंसर्न होता ही है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। आज के 3 टॉपिक यही थे। इसके अलावा एक और टॉपिक है जिसे हम लोग कल पढ़ेंगे। अमेरिका का एक बहुत ही एडवांस रिफ्यूलिंग विमान था जो इराक में क्रैश हो गया, खुद से मार गिराया उन्होंने अपने विमान को, तो उसको हम लोग कल देखेंगे। वो जो ट्रंप कहते थे ना, भारत और पाकिस्तान को लेकर के वेरी एक्सपेंसिव जेट जो हैं वो गिर गए हैं, तो उनके बहुत एक्सपेंसिव जेट गिरे हैं, तो उस जेट के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी का।